गुड आफ्टरनून माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कॉमन एकेडमी की महा रिवीजन बैच सीए फाइनल ऑडिट में। चलिए, तो हम लोगों ने कल जो किया था क्लॉज नंबर 6 कंप्लीट किया था और उसमें कुछ गाइडलाइंस कर रहे थे। गाइडलाइंस भी हम लोग 6 कर चुके थे। ये 7वीं गाइडलाइंस हम लोग को आज स्टार्ट करना है क्लॉज 6 के शेड्यूल 1 पार्ट 1 का क्लॉज 6 और उसका गाइडलाइन हम लोग पढ़ेंगे। आज स्टार्ट करेंगे गाइडलाइन नंबर 7 से। ठीक, तो बिना देरी किए हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं बिना किसी एडवर्टीजमेंट के। ओके, चलिए, तो क्लॉज नंबर 7 नहीं, मतलब गाइडलाइन नंबर 7 क्या बात करता है? गाइडलाइन नंबर 7 जो बात करता है वो करता है स्पॉन्सरिंग एक्टिविटी की बात करता है। किसकी? स्पॉन्सरिंग एक्टिविटी की, कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या किसी को स्पॉन्सर कर सकता है, स्पॉन्सरिंग का काम कर सकता है क्या? तो ये लिखा हुआ है कि मेंबर, चाहे वो मेंबर हो, मेंबर मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट या उसकी फर्म या चार्टर्ड अकाउंटेंट की फर्म हो, इज नॉट परमिटेड टू स्पॉन्सर एंड इवेंट। ये तो साफ साफ मना कर दिया भाई। ये बोल रहा है कि परमिट ही नहीं है, परमिसिबल ही नहीं है, वो परमिसिबल ही नहीं है स्पॉन्सर करने के लिए किसी भी इवेंट को, किसी भी इवेंट को स्पॉन्सर करने के लिए वो परमिसिबल ही नहीं है। फिर लिखता है हाउ एवर, लेकिन 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 मेंबर या फर्म स्पॉन्सर कर सकता है, स्पॉन्सर कर सकता है इवेंट को जो इवेंट कंडक्ट किया गया है बाय प्रोग्राम ऑर्गेनाइजेशन यूनिट। कौन? प्रोग्राम ऑर्गेनाइजेशन यूनिट। किसका? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया का। किसका? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया का। तो क्या हुआ? सबसे पहली बात हुई कि मेंबर या फर्म स्पॉन्सर कर ही नहीं सकते हैं किसी इवेंट को। दूसरा मेंबर या फर्म स्पॉन्सर कर सकते हैं उस इवेंट को जो इवेंट किसने कंडक्ट किया है? प्रोग्राम ऑर्गेनाइजेशन यूनिट ऑफ आईसीएआई ने किया है। प्रोग्राम ऑर्गेनाइजेशन यूनिट ऑफ आईसीएआई ने किया है। प्रोवाइडेड, ये भी कर सकता है लेकिन उसमें भी एक कंडीशन है कि ये इवेंट जो है, ये जो इवेंट जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइजेशन यूनिट कंडक्ट करवा रही है, हैज द प्रायर अप्रूवल ऑफ सीपीई डायरेक्टोरेट ऑफ आईसीएआई। ठीक, तो पहली बात क्या हुई? मेंबर या फर्म स्पॉन्सरशिप कर ही नहीं सकता है। दूसरा, वो उस इवेंट को स्पॉन्सर कर सकता है जो इवेंट कौन कंडक्ट करवाया है? प्रोग्राम ऑर्गेनाइजेशन यूनिट ऑफ आईसीएआई करवाई है, लेकिन उसके लिए भी प्रायर परमिशन चाहिए, प्रायर अप्रूवल चाहिए। किसका? सीपीई डायरेक्टोरेट का। किसका? सीपीई डायरेक्टोरेट का। किसका? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया का। फिर ये बोलता है मेंबर स्पॉन्सरिंग एक्टिविटीज रिलेटिंग टू सीएसआर, स्पॉन्सरिंग एक्टिविटी रिलेटिंग टू सीएसआर में मेंशन देयर इंडिविजुअल नेम with prefix chartered accountant, however firm name or CA logo is not permitted। अब ये कुछ CSR की बात कर रहा है। ये बोल रहा है कि मेंबर जो स्पॉन्सर कर रहा है ऐसी एक्टिविटी को जो CSR से रिलेटेड है, CSR से रिलेटेड है, तो उसमें आप अपना इंडिविजुअल नाम दे सकते हैं, आप अपना प्रेफिक्स सीए लगा सकते हैं, प्रेफिक्स सीए लगा सकते हैं, लेकिन आप अपने फर्म का नाम यूज नहीं कर सकते हैं, ना ही सीए का लोगो यूज कर सकते हैं, ना ही फर्म का नाम यूज कर सकते हैं, ना ही सीए का लोगो यूज कर सकते हैं। क्लियर है? ये हमारा है गाइडलाइन नंबर 7। समझ में आया है? किसी को कोई दिक्कत इसमें? एनीबडी हैज अ प्रॉब्लम? क्लियर है? आगे बढ़े। चलिए, तो क्लॉज नंबर गाइडलाइन नंबर 8 पे आते हैं। गाइडलाइन नंबर 8 क्या बोलता है?
एडवर्टीजमेंट ऑफ टीचिंग कोचिंग एक्टिविटी बाय मेंबर। अब यदि कोई मेंबर है वो टीचिंग करता है या कोचिंग चलाता है मेंबर, तो उसके एडवर्टीजमेंट पे कुछ बातें इसमें की गई हैं। इस गाइडलाइन में क्या बातें की गई हैं? यदि मेंबर टीचिंग करता है या कोचिंग एक्टिविटी चलाता है तो उसके एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड कुछ बातें यहां की गई हैं। क्या? इट अमाउंट्स टू इनडायरेक्ट सॉलिसिटेशन एज वेल एज सॉलिसिटेशन बाय एनी अदर मीन्स। हम लोगों ने जब क्लॉज 6 पढ़ा था तो उसमें 4 तरीके से सॉलिसिटेशन हो रही थी। 4 तरीके से सॉलिसिटेशन हो रही थी, वो पहले आपको हम दिखा दें। ये देखिए, सॉलिसिटेशन ऑफ वर्क, क्लॉज नंबर 6 क्या बोलता था कि अ सीए इन प्रैक्टिस इज डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इफ ही सॉलिसिट क्लाइंट और प्रोफेशनल वर्क डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय ये 4 तरीके से, या तो सर्कुलर के थ्रू, या एडवर्टीजमेंट के थ्रू, या पर्सनल कम्युनिकेशन के थ्रू, या बाय एनी अदर मींस, जिसमें हम लोगों ने एग्जांपल पढ़ा था कि वेबसाइट से थ्रू, जैसे वेबसाइट के थ्रू। तो ये एनी अदर मीन्स में, ये जो अपने गाइडलाइन नंबर 7 कर रहे थे, ये एनी अदर मीन्स में आएगा। सॉरी, गाइडलाइन नंबर 8 जो कर रहे थे, इसमें वही बात हुई ना कि इट्स अमाउंट्स टू इनडायरेक्ट सॉलिसिटेशन होगा ये, as well as solicitation by any other means and may therefore, इसलिए चूंकि ये any other means solicitation है, इसलिए इसको हम वायलेशन मानेंगे क्लॉज 6 का, क्लॉज 6 का, यदि आप अपनी टीचिंग या कोचिंग एक्टिविटी का एडवर्टीजमेंट करते हैं। क्लॉज 6 किसका? पार्ट 1 का। पार्ट 1 किसका? फर्स्ट शेड्यूल का। सब्जेक्ट टू अबव, ये बोल रहा है कि ऊपर जो लिखा है उसके अलावा कुछ और बातें हो रही हैं। तो क्या? सच मेंबर मे पुट आउटसाइड देयर कोचिंग, अपने कोचिंग के बाहर, अभी अपनी जो कोचिंग प्रीमाइसेस है उसके बाहर क्या कर सकता है? एक साइन बोर्ड लगा सकता है। ये भी ठीक है, ऊपर जो लिखा है सॉलिसिटेशन वगैरह नहीं कर सकता है, लेकिन कम से कम अपनी कोचिंग के बाहर एक साइन बोर्ड तो लगा ही सकता है, जिसमें वो क्या मेंशन करेगा? अपने कोचिंग का नाम, कॉन्टेक्ट डिटेल और किस सब्जेक्ट की वो कोचिंग पढ़ाता है। अपने कोचिंग का नाम, कॉन्टेक्ट डिटेल और किस सब्जेक्ट की वो कोचिंग पढ़ाता है। क्लियर है? चलिए, इसमें कोई दिक्कत? चलिए, लाइव तो कम है बच्चे, लेकिन जो ये वीडियो बाद में देख रहे हैं, जो वीडियो बाद में देखेंगे, वो कृपया कमेंट करें। कमेंट करके तो आप पूछ ही सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत है? चलिए, कोई दिक्कत नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। आइए 9 नंबर पे आइए, गाइडलाइन नंबर 9। शुभम, हाय भैया, गुड आफ्टरनून शुभम जी, कैसे हैं? चलिए, अब नेक्स्ट गाइडलाइन क्या बोलती है? शेयरिंग फर्म प्रोफाइल विथ प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट्स। अब प्रोफाइल मतलब जानते हैं, मतलब एक बढ़िया से मस्त वाली अपने फर्म की हम फाइल बना दें, उसमें ये लिख दें हम क्या क्या काम करते हैं, ठीक, बढ़िया से फाइल बना के हम वो फाइल बंटवाएं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं देसी लैंग्वेज में? वो जो फाइल है उसको देसी लैंग्वेज में फाइल बोलते हैं। मस्त फाइल बना दिए, लेकिन उसको इंग्लिश में बोलते हैं फर्म प्रोफाइल। क्या बोलते हैं? फर्म प्रोफाइल। देखिए, मतलब समझिए, शेयरिंग फर्म प्रोफाइल, अपना जो फर्म प्रोफाइल है वो प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट के साथ यदि शेयर किया जाता है तो उसके रिगार्डिंग क्या है गाइडलाइन? इट इज नॉट परमिटेड।
भाई सीधी सी बात है, परमिटेड ही नहीं है। जब तक कि क्या, अनलेस इट इज इन रिस्पॉन्स टू अ प्रपोज्ड क्लाइंट्स स्पेसिफिक क्वेरी एंड otherwise not prohibited to be used by the client। देखिए, एक तो एग्जिस्टिंग क्लाइंट, एक तो ये होगा एग्जिस्टिंग क्लाइंट, जो क्लाइंट सीए फर्म की हैं। एक है प्रपोज्ड क्लाइंट। कौन है? प्रपोज्ड क्लाइंट। एक है प्रपोज्ड क्लाइंट। तो ये बोल रहा है कि यदि प्रपोज्ड क्लाइंट है, ठीक है, अब प्रपोज्ड क्लाइंट ने आपको काम देने से पहले यदि आपका प्रोफाइल मांगा है, यदि आपका प्रोफाइल मांगा है, तो आप उसको प्रोफाइल अपना दे सकते हैं। अदरवाइज बोल रहा है कि एग्जिस्टिंग क्लाइंट भी आपके प्रोफाइल को देख सकते हैं, यूज कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, यही बोल रहा है। इसके अलावा आप अपना प्रोफाइल कहीं भी किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते हैं, ऊपर सीधा सीधा मना कर दिया, नॉट परमिटेड। 10 नंबर है गाइडलाइन नंबर 10। ये क्या बोलता है? टेलीविजन और मूवी क्रेडिट्स। अब ये देखते होंगे आजकल मूवीज देखते होंगे तो लास्ट में जब मूवी खत्म होती है तो कोई देखता नहीं है। वैसे अगर आप सिनेमा हॉल में देखने गए हैं तो जैसे ही क्रेडिट्स की बारी आती है लोग बाहर निकलना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन जब से ये कोविड वगैरह आया, लोग घर में मूवी देखते हैं, भाई कोई काम नहीं है तो क्रेडिट्स भी देखते हैं लास्ट में कि भाई क्या है, किसका नाम है, किसने मूवी बनाया, कौन डायरेक्टर है, उसका चार्टर्ड अकाउंटेंट कौन है, कौन से बैंक ने उसको फाइनेंस किया है। तो लास्ट में ये सारी चीजें आती हैं मूवी क्रेडिट में। तो उस मूवी क्रेडिट में जो चार्टर्ड अकाउंटेंट का नाम यूज होता है उसके रिगार्डिंग भी गाइडलाइंस आई हुई हैं। ये सब नई गाइडलाइंस हैं, पिछली बार की अमेंडमेंट है। ठीक, तो ये बोल रहा है कि इस तरह के क्रेडिट्स को कैसे क्या करेंगे? वाइल शेयरिंग द नेम ऑफ मेंबर और फर्म नेम फॉर inclusion in credits, it must be taken care that exhibition of name is not made differently as compared to other credits। क्लियर है? तो इसका मतलब समझिए कि जैसे अदर क्रेडिट्स आ रहे हैं, मूवी के लास्ट में अदर क्रेडिट्स आ रहे हैं ना भाई, ऐसे ऐसे लिख के आ रहे हैं, तो डायरेक्टर ये, बैंक ये हैं, तो उसी तरह से चार्टर्ड अकाउंटेंट का भी नाम सेम सिचुएशन में, सेम फॉन्ट में जैसे बाकी आ रहे हैं वैसे ही आना चाहिए क्रेडिट। चार्टर्ड अकाउंटेंट का फर्म का नाम या चार्टर्ड अकाउंटेंट का नाम एकदम स्पेसिफिकली हाईलाइटेड मोड में नहीं आना चाहिए। ठीक, तो नॉर्मली यदि है तो कोई दिक्कत नहीं है, अलाउ है। चलिए 10 नंबर हो गया, आगे बढ़े। 11 नंबर क्या बोलता है? सॉलिसिटिंग प्रोफेशनल वर्क बाय मेकिंग रोविंग इंक्वायरी। अब देखिए, रोविंग इंक्वायरी थोड़ा सा ये शब्द जो है कंफ्यूज कर सकता है, अभी हम लोगों ने इसके पहले जो रोविंग इंक्वायरी पढ़ी थी वो पढ़ी थी किसके बारे में? जो बैंकों की लिस्टिंग हो रही थी उसमें पढ़ी थी कि हाँ भाई आप वो मेंटेन करते हैं क्या लिस्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट का, तो उसमें रोविंग, यहाँ पर रोविंग इंक्वायरी किसकी हो रही है ये समझिए। रोविंग इंक्वायरी मतलब फालतू की इंक्वायरी, हुई फालतू की इंक्वायरी। तो ये क्या बोलता है? सॉलिसिटिंग प्रोफेशनल वर्क को सॉलिसिट किया जा रहा है बाय मेकिंग रोविंग इंक्वायरी। अब यहाँ पे इंक्वायरी क्या हो रही है? हेलो सर, आप रिटर्न क्या फाइल करते हैं? क्या आपकी इनकम 3 लाख से ज्यादा है? क्या आपको रिटर्न फाइल करानी है? हम आपका रिटर्न फाइल कर देंगे 500 रुपए में। किस तरह से सॉलिसिट करना? हम आपको ऑडिट कर देंगे 5000 में, क्या आपको ऑडिट करानी है? इस तरह करके सॉलिसिट करना है, रोविंग इंक्वायरीज करके। ये परमिसिबल नहीं है, ये किसी भी कीमत पे परमिसिबल नहीं है, सिंस इट वुड अमाउंट्स टू एडवर्टीजमेंट, क्योंकि इसको एडवर्टीजमेंट बोला जाता है।
हेलो सर, हेलो, क्या हाल है? चलिए 12 नंबर पे आते हैं। 12 नंबर क्या बोलता है? सीकिंग वर्क फ्रॉम प्रोफेशनल कुलीग्स। सीकिंग वर्क फ्रॉम प्रोफेशनल कुलीग्स। तो अब जैसे प्रोफेशनल कुलीग्स जो होते हैं उनसे क्या हम काम मांग सकते हैं? उनसे हम काम मांग सकते हैं। जी नमस्ते। चलिए, सीकिंग वर्क फ्रॉम प्रोफेशनल कुलीग्स, तो जो कुलीग्स हैं उनसे क्या काम मांग सकते हैं? तो इशू ऑफ एडवर्टीजमेंट और सर्कुलर बाय अ सीए सीकिंग वर्क फ्रॉम प्रोफेशनल कुलीग्स ऑन एनी बेसिस एक्सेप्ट एज प्रोवाइडेड अबव इज नॉट परमिटेड। कुलीग से भी मांग सकते हैं, लेकिन जैसे अभी हम लोगों ने ऊपर जो गाइडलाइन पढ़ा वो गाइडलाइन के हिसाब से, जो हम लोगों ने क्लॉज 2 पढ़ा, क्लॉज 3 पढ़ा, पार्टनरशिप वाला पढ़ा, ठीक, क्लॉज नंबर 5 पढ़ा। तो वो तरीका तो ठीक है, लेकिन अब अलग से आप पेम्पलेट निकाल के बांटना स्टार्ट कर दिए, सारे सीए के ऑफिस में पहुंचा दिए कि सर सर हमने नया ऑफिस खोला है, हमको आप काम दीजिए। दैट्स नॉट अलाउड। ओके, तो ये 12 नंबर हो गया। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? यहां तक किसी को दिक्कत? आगे बढ़ें। स्कोप ऑफ रिप्रेजेंटेशन अंडर सेक्शन 140 सबसेक्शन 4 ऑफ कंपनीज एक्ट। 140 सबसेक्शन 4, देखिए आप अगर नए कोर्स के बच्चे हैं, जो भी हमारा ये रिवीजन वीडियो देख रहा है, अगर आप नए कोर्स के बच्चे हैं, इंटरमीडिएट आपने नए कोर्स में पास किया है, तो आपने ये अकाउंट्स का चैप्टर पढ़ा होगा, ऑडिट एंड अकाउंट्स का चैप्टर। उसमें आपने 140 पढ़ा होगा कि एक रिप्रेजेंटेशन का मौका दिया जाता है, एक रिप्रेजेंटेशन का मौका दिया जाता है। किसको दिया जाता है मौका रिप्रेजेंटेशन का? जो चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है, ठीक। तो वो चार्टर्ड अकाउंटेंट जो रिप्रेजेंटेशन लिखता है, अब उसके बारे में कुछ गाइडलाइन है, वो देख लेते हैं। तो वो रिप्रेजेंटेशन का क्या चक्कर है? लिखा है रिप्रेजेंटेशन शुड नॉट बी यूज्ड टू सिक्योर नीडलेस पब्लिसिटी। चूंकि अब समझिए जो रिप्रेजेंटेशन है पूरे मेंबर के सामने पढ़ी जाएगी, जो कंपनी के मेंबर होते हैं, जो कंपनी के मेंबर्स होते हैं, सारे मेंबर्स के सामने इसको रीड की जाती है। नहीं रीड की जाती है तो जो मीटिंग की नोटिस होती है उसके साथ भेजी जाती है। तो कहीं ना कहीं ये सीए क्या कर सकता है, उस रिप्रेजेंटेशन में ऐसे वर्डिंग का यूज कर सकता है जो अमाउंट्स टू सॉलिसिटेशन हो या एडवर्टीजमेंट उसको माना जाए। तो क्या हुआ? रिप्रेजेंटेशन शुड नॉट बी यूज्ड टू सिक्योर नीडलेस पब्लिसिटी। जिस पब्लिसिटी की जरूरत नहीं है वो पब्लिसिटी करने के लिए आप रिप्रेजेंटेशन का यूज नहीं कर सकते हैं। एंड soliciting for his continuance as an auditor and soliciting for his continuance as an auditor। और कहीं भी ये रिक्वेस्ट नहीं होना चाहिए कि कृपया हमको आप कंटिन्यू करें, हमको आप कंटिन्यू करें, हमको ना निकालें। इस तरह की रिक्वेस्ट नहीं होनी चाहिए। हाउएवर अब इसके अलावा और भी बातें हैं। इट में सेट आउट इन अ डिग्निफाइड मैनर। ये जो रिप्रेजेंटेशन लिखा जाएगा वो एक डिग्निफाइड मैनर में लिखा जाएगा। कैसे? कि हाउ ही हैज बीन एक्टिंग इंडिपेंडेंटली, ये लिखेगा वो कि जब वो काम कर रहा था आपके यहाँ तो कितना इंडिपेंडेंट होके वो काम कर रहा था आपके यहाँ, थ्रू हिज टर्म ऑफ ऑफिस, जितने दिन वो ऑफिस में काम किया, एंड हिज विलिंगनेस टू कंटिन्यू। और ये बोलेगा कि मैं कंटिन्यू तब करूंगा एज एन ऑडिटर इफ हमको आपके द्वारा रीअपॉइंट किया गया। कोई तेल लगाने वाला काम नहीं होगा, देसी लैंग्वेज में कोई तेल लगाने वाला काम नहीं होगा। बस सीधी सी बात है, जो भी चीजें होंगी एकदम डिग्निफाइड मैनर में होंगी। और यही चीज होगा कि भाई हम जब तक आपके यहाँ काम किए, इंडिपेंडेंटली काम किए, और यदि आप हमको दोबारा रीअपॉइंट करते हैं तो हम आपके यहाँ काम खुशी खुशी करने को रेडी हैं। ये चीजें होंगी। तो ये हो गया रिप्रेजेंटेशन से रिलेटेड गाइडलाइन। आगे बढ़ते हैं 14 नंबर पे, गाइडलाइन नंबर 14।
अच्छा याद है ना, ये गाइडलाइन हम लोग क्या चीज का कर रहे हैं? क्लॉज नंबर 6 का गाइडलाइन हम लोग पढ़ रहे हैं, ये 14वां गाइडलाइन है। ठीक है, चलिए 14वां क्या है? एक्सेप्टेंस ऑफ ओरिजिनल प्रोफेशनल वर्क। एक्सेप्टेंस ऑफ ओरिजिनल प्रोफेशनल वर्क। एक्सेप्टेंस ऑफ ओरिजिनल प्रोफेशनल वर्क। अब ये समझिए, इसको समझने से पहले एक कहानी समझाते हैं, नहीं तो ये समझ में नहीं आएगा। या पढ़े हैं तो समझ में आ जाएगा, आप लोग लाइव होते तब तो बताते भाई समझ में आया कि नहीं, हमको पता ही नहीं लग रहा है आप लोग क्या कर रहे हैं। अब हमको कैसे पता लगेगा कि आप इस चीज को समझते हैं कि नहीं? तो हम इसको समझा देते हैं, फिर क्या करेंगे, और टाइम लगेगा, लगे। अब समझिए, एक कहानी समझिए कि एक पार्टी थी, ये लॉन है, इसमें भाई ये है चार्टर्ड अकाउंटेंट एक, और ये एक और चार्टर्ड अकाउंटेंट है। ये कौन है? मिस्टर ए है, और ये कौन है? मिस्टर बी है। अब ये दो चार्टर्ड अकाउंटेंट उस पार्टी में पहुंचे। ये दो चार्टर्ड अकाउंटेंट उस पार्टी में पहुंचे, दोनों इन प्रैक्टिस हैं और दोनों दोस्त हैं, दोनों दोस्त हैं। ठीक, अब दोनों दोस्त हैं, अब दोनों दोस्त हैं तो क्या करेंगे ये लोग? अब समझिए, यहां पे अब एक क्लाइंट भी आया। अब ये क्लाइंट है तो थोड़ा सा इसका पेट वेट अच्छे से बना देते हैं, टाई वाई लगाया हुआ है। ठीक है, क्योंकि ये क्लाइंट है। अब ये क्लाइंट है ना भाई, तो अब ये क्लाइंट है। अब ये क्लाइंट किसका है? मिस्टर ए का। मिस्टर ए का क्लाइंट है ये। ठीक है, इस कहानी को ध्यान से सुनिएगा, उसी के ऊपर बेस है ये, क्योंकि हमको पता नहीं है कि ये चीज आप समझ चुके हैं कि नहीं, इसलिए मैं इसको दोबारा समझा रहा हूं। तो ये ए का क्लाइंट है। अब ये भी पार्टी में आया, ये इनसे मिला, हेलो सर, हेलो मिस्टर ए। ये बोला हेलो पार्टी जी, कैसे हैं आप? तो ये बोलता ठीक है, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। ये बोलता है, ये फिर बी से इंट्रोड्यूस करवाता है, पार्टी को बी से इंट्रोड्यूस करवाता है। बोलता है कि ये है मिस्टर बी, मेरे बहुत ही खास मित्र हैं। ये है मिस्टर बी, मेरे ही बहुत ही खास मित्र हैं। अब समझिए, अब ये खास मित्र हैं, ये मिलते हैं, ये कहते हैं हाँ हाँ हेलो हेलो सर, हाँ हाँ आपका बहुत नाम सुने हैं, आप बहुत अच्छी पार्टी हैं। तो ये बोलता है थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अब फिर ये चला जाता है, ये चला जाता है इधर खाना वाना लाने, कि भाई मैं आता हूँ थोड़ा, वो स्टार्टर वगैरह स्टार्ट हो गया था, अपना स्टार्टर लेने ये चला गया। अब ये दोनों अकेले हो गए, चूंकि परिचय हो गया था बी का इस पार्टी से परिचय हो गया था। तो क्या हुआ, क्या अब ये बी जो है इनसे मिला कि हेलो सर, हाँ हाँ आपका काम ये है, बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है। और क्या हुआ कि भाई ये क्या किया, फिर ए की बुराई करना स्टार्ट कर दिया, अरे आप ए से काम करवाते हैं। अब ये देखिए, ये दोस्त है, ये दोस्त है। अब दोस्त दोस्त ना रहा, इसने क्या किया, अरे आप मिस्टर ए से काम करवाते हैं, अरे उनको तो टैक्सेशन का नॉलेज ही नहीं है, आप मेरे पास आइए, मैं एकदम मस्त टैक्सेशन का काम करता हूँ, इनकम टैक्स में एकदम पारंगत वाला हिसाब किताब है हमारा। ठीक, आइए हमारे पास, छोड़िए एओ को, हम फीस भी कम लेंगे। ठीक, तो अब ये कहता है, अरे ये कैसा दोस्त है? एक तो ये दो चीजें सोचेगा ना, या तो ये सोचेगा अच्छा, या तो ये सोचेगा बुरा। अगर ये अच्छा सोचा तो कहेगा कि भैया ठीक है, वो हमारे भाई शुरू से हमारा काम देख रहे हैं, हम उनसे एक बार बात करेंगे इस विषय पे, आपने जो कहा है। या अगर ये बुरा सोचेगा तो कहेगा अरे सही बात है, वो हमसे ज्यादा फीस भी लेते हैं, और काम भी हम जब उनसे पेपर मांगते हैं, एक बार वो रिटर्न फाइल करके पेपर देते हैं, दोबारा फोन करो तो हाँ सर वो रिटर्न हमको चाहिए, तो बोलते हैं कि सर दिए तो थे, उसको अब रखा करी, जीरोक्स करा कर अपना यूज कर लिया कर। अरे भाई 2 बार 3 बार देने में दिक्कत क्या है, जबकि हम अपना आदमी उनके ऑफिस में भेजते हैं जीरोक्स लेने के लिए, प्रिंट आउट लेने के लिए, फिर भी वो नहीं देते हैं, या दुनिया भर का नाटक करते हैं, फोन पे ही डांटने लगते हैं। तो ये एटीट्यूड तो वाकई में इनका अच्छा नहीं है। तो ये बोलता है कि नहीं ठीक है सर, हम आपसे कल मिलेंगे, हम आपसे कल मिलेंगे। ठीक, तो अब बिना इसकी जानकारी के इसके दोस्त बी ने इसके क्लाइंट को सेट कर लिया।
अब बात को समझिए। अब आइए मेन मुद्दे पे। बिना ए की जानकारी के इसके दोस्त बी ने मिस्टर ए की क्लाइंट को सेट कर लिया। अब इसको बोलते हैं इमिनेटिंग फ्रॉम अ क्लाइंट इंट्रोड्यूस्ड बाय अनदर मेंबर इज नॉट परमिटेड। इंस्टीट्यूट जानती है कि इस तरह की घटनाएं घटती हैं, इसलिए सीधा सीधा बोल दिया कि इस तरह की कहानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। क्या? इमिनेटिंग फ्रॉम अ क्लाइंट, मतलब क्लाइंट को आप बहका रहे हैं, उस क्लाइंट को जो आपको इंट्रोड्यूस किसी और मेंबर के द्वारा कराया गया था, ये परमिटेड नहीं है। क्या? ये परमिटेड नहीं है। However, if any professional work of such client comes to him directly, अब एक कंडीशन देखिए कि भाई ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। अब वो सिचुएशन छोड़ दीजिए, जो सिचुएशन की बात हुई थी वो सिचुएशन आप छोड़ दीजिए। अब यहाँ पे दूसरे सिचुएशन की यदि बात करें तो ये है मिस्टर ए और ये है मिस्टर बी और ये है मिस्टर क्लाइंट, ये है मिस्टर क्लाइंट। अब ये भाई ठीक है, ये इनका क्लाइंट है ए का, इसने बी से मिलवा दिया, बी से मिलवा दिया कि ये मिस्टर बी है, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। ये मिस्टर बी है, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। अब मिलवा दिया इनको। अब मिलवाने के बाद फिर ये इनको लगा, अब ये चूंकि बी क्या था, थोड़ा रिप्यूटेड सीए था। क्या था? थोड़ा सा रिप्यूटेड सीए था, इसका नाम था, इसका उस शहर में नाम था। तो ये बोलता अरे आप तो बहुत नामचीन सीए हैं, आपका नाम तो हम सुने हैं, आप बहुत बढ़िया इनकम टैक्स का केस वगैरह भी लड़ते हैं, आप तो कई तो बड़ी बड़ी पार्टियों का भी केस लड़ चुके हैं, आप बहुत अच्छे सीए हैं, आपको तो हम जानते हैं, हम तो धन्य हो गए आपसे मिलके। थैंक यू बोलता है मिस्टर ए को कि आपने मिस्टर बी से परिचय कराया। मिस्टर ए को पता नहीं कि एक क्लाइंट के मन में क्या चल रहा है। अब क्लाइंट क्या बोलता है, मिस्टर, अब इसी तरह अब ए चले गए अपना स्टार्टर खाने, ए इधर स्टार्टर खाने आ गए, अब यहाँ मिस्टर बी अकेले रह गए क्लाइंट के साथ। तो क्लाइंट अब इनसे बोलता है कि सर आप अपना कार्ड दे दीजिए, कुछ काम होगा तो हम आपके पास आएंगे। तो बी को क्या पता, बी अपना कार्ड दे देता है। दूसरे दिन बी के ऑफिस में ये क्लाइंट पहुंच जाता है कि सर वो ठीक है, वो तो भाई ठीक है, आपका इंस्टीट्यूट मना करता है कि आप इमिनेटिंग फ्रॉम क्लाइंट इंट्रोड्यूस बाय अनदर मेंबर इज नॉट परमिटेड, ऐसा बोला जाता है, ठीक। लेकिन एक काम आप कर सकते हैं सर, जो आपके दोस्त हैं मिस्टर ए, वो हमारा टैक्सेशन का काम देखते हैं, आप हमारा जीएसटी का काम पूरा देख लीजिए। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना भाई, उनका काम तो हम छीन के आपको दे नहीं रहे हैं, उनका काम हम छीन के तो आपको दे नहीं रहे हैं, आपको हम अलग काम दे रहे हैं, हमारा जीएसटी का काम आप देख लीजिए। थोड़ा सा वो केस वगैरह ज्यादा लग जाता है सेल्स टैक्स वगैरह में, पुराने भी जो हमारे सेल्स टैक्स के केसेस है वो भी आप देख लीजिएगा, ठीक। तो ये बोलता है ठीक है। अब जाहिर सी बात है, ये बोलेगा कि भाई मिस्टर ए से आप इनकम टैक्स का काम कराते थे, हमारे पास जीएसटी के काम के लिए आए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो अब ऐसी भी कहानी ना हो, तो इसके लिए भी इंस्टीट्यूट के द्वारा कुछ व्यवस्था कराई गई है। क्या व्यवस्था कराई गई है? लिखा है हाउ एवर इफ एनी प्रोफेशनल वर्क ऑफ सच क्लाइंट, इस क्लाइंट का कोई भी प्रोफेशनल वर्क कम्स टू हिम डायरेक्टली, यदि डायरेक्टली आता है तो इट शुड बी हिज ड्यूटी। किसकी ड्यूटी? बी की ड्यूटी है। इट शुड बी की ड्यूटी टू आस्क द क्लाइंट कि भाई अगर ये दूसरे दिन इसके ऑफिस में पहुंच गया जीएसटी का काम लेके, तो ये क्लाइंट को बोले कि भाई ऐसा है कि आपको इंट्रोड्यूस मुझे मिस्टर ए ने करवाया था, तो कृपया आप मिस्टर ए के थ्रू आए, भले ही आपका काम उसके काम से अलग है, भले ही आप इनकम टैक्स का काम उससे करवाते हैं, हमसे जीएसटी का काम करवाना चाहते हैं। अदर मेंबर डीलिंग जनरली विथ हिज ओरिजिनल वर्क। अब क्लियर हुआ? अब जिसको क्लियर नहीं हुआ होगा उसको भी हो गया, जो इसको पढ़ा होगा समझा होगा उसका दोबारा रिवाइज हो गया। अब बढ़ सकते हैं आगे।
चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए 15 नंबर पे आइए, पब्लिक इंटरव्यू। क्या एक चार्टर्ड अकाउंटेंट पब्लिक इंटरव्यू दे सकता है? भाई चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो, भगवान थोड़ी है कि उसका इंटरव्यू ही नहीं लिया जा सकता है, बिल्कुल लिया जा सकता है। पढ़िए पढ़िए क्या बोला जाता है, इसके रिगार्डिंग क्या गाइडलाइन है। अगर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट पब्लिक इंटरव्यू देता है तो क्या होगा? ये बोलता है ये परमिटेड है, भाई दे सकता है, पब्लिक इंटरव्यू देने में कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, लेकिन बट while गिविंग डिटेल्स अबाउट देमसेल्फ, जब वो पब्लिक इंटरव्यू में अपना डिटेल देगा, अपने फर्म का डिटेल देगा, तो क्या द मेंबर शुड इंश्योर, तो डिटेल देते समय मेंबर को इंश्योर करना पड़ेगा कि इट शुड नॉट रिजल्ट इन पब्लिसिटी। भाई पब्लिक इंटरव्यू वो दे सकता है, लेकिन पब्लिक इंटरव्यू में बड़ी बड़ी बातें नहीं कर सकता है। हाँ मैं इनकम टैक्स का एकदम बहुत बड़ा एक्सपर्ट है, मैं जीएसटी का बहुत बड़ा तोप, हमारी फर्म फलाना ढिमका है, 25 साल का एक्सपीरियंस है, बहुत पुरानी फर्म है, 50 साल पुरानी है। तो इस तरह का ना भौकालबाजी नहीं, इस तरह की बड़ी बड़ी बातें नहीं की जा सकती हैं। अलाउ है, परमिटेड है, लेकिन जब आप अपने बारे में, अपने फर्म के बारे में डिटेल देंगे तो आप ध्यान रखिएगा कि आप जो डिटेल दे रहे हैं वो पब्लिसिटी ना हो जाए, वो पब्लिसिटी में काउंट ना हो जाए, ऐसी बड़ी बड़ी बातें आप नहीं कर सकते हैं। डिटेल्स अबाउट मेंबर और फर्म आर नॉट गिवन इन अ मैनर हाईलाइटिंग देयर प्रोफेशनल अटेनमेंट। वही बात है, इस तरीके से नहीं दिया जा सकता है जिससे उसके प्रोफेशनल अटेनमेंट, उसकी प्रोफेशनल अटेनमेंट हाईलाइट हो। ठीक, ये हो गया पब्लिक इंटरव्यू, दिया जा सकता है लेकिन बड़ी बड़ी बातें नहीं किया जा सकता है। क्लियर? चलिए 16 नंबर, ये क्या बोलता है? एडवर्टीजमेंट अंडर बॉक्स नंबर, बॉक्स मतलब पोस्ट बॉक्स नंबर, पोस्ट बॉक्स नंबर। ये तो अब सिस्टम वैसे खत्म हो गया है, लेकिन फिर भी अब इंस्टीट्यूट का अभी तक है गाइडलाइन कि पोस्ट बॉक्स नंबर वाला एडवर्टीजमेंट आप नहीं कर सकते हैं, नॉट अलाउड, नॉट अलाउड, कोई इसमें एक्सेप्शन की बात ही नहीं है। नॉट अलाउड मतलब नॉट अलाउड। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर है एजुकेशनल वीडियोस। एजुकेशनल वीडियोस, क्या चार्टर्ड अकाउंटेंट एजुकेशनल वीडियोस बना सकता है? क्या चार्टर्ड अकाउंटेंट एजुकेशनल वीडियोस बना सकता है? ये बोलता है एजुकेशनल वीडियोस में बी अपलोडेड, अपलोड की जा सकती है, किसके द्वारा? मेंबर्स के द्वारा, मेंबर्स के द्वारा अपलोड की जा सकती है। कहां पे? ऑन इंटरनेट। लेकिन हाउ एवर उस वीडियो में रेफरेंस नहीं होगा, रेफरेंस नहीं होगा किसका? शुड, रेफरेंस शुड बी मेड टू अस ये फर्म, नो रेफरेंस शुड बी मेड टू अस ये फर्म। आप एजुकेशनल वीडियो बनाइए, इंटरनेट पे डालिए, लेकिन अपने सीए फर्म के बारे में, अपने सीए फर्म के बारे में आप बातें नहीं कर सकते हैं। क्लियर? फर्दर दूसरी बात एक और है कि इट शुड नॉट कंटेन एनी कॉन्टैक्ट डिटेल और वेबसाइट एड्रेस। भाई फर्म का नाम नहीं ले सकते हैं, तो आप ना ही कोई कॉन्टैक्ट डिटेल दे सकते हैं अपने फर्म के बारे में, और ना ही कोई अपने फर्म का वेबसाइट का एड्रेस दे सकते हैं। एजुकेशनल वीडियो दे रहे हैं तो आप एजुकेशनल वीडियो बनाइए, दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर है? क्लियर है? आगे बढ़ें। चलिए गाइडलाइंस फॉर पोस्टिंग द पार्टिकुलर्स ऑन वेबसाइट। अब ये देखिए गाइडलाइंस, जो जनरल गाइडलाइंस थी वो खत्म हो गई हैं, अब वेबसाइट से रिलेटेड गाइडलाइन है। किससे रिलेटेड गाइडलाइन है? वेबसाइट से रिलेटेड गाइडलाइन है। चलिए आप लोगों के पास इसका जो हमने पीडीएफ शेयर किया था वो कहां तक है? अरे कोई बताएगा? चलो बाद में देखना तो कमेंट करके बता देना कहां तक पीडीएफ शेयर किए हैं हम, तो उसके बाद का पीडीएफ हम फिर शेयर कर देंगे ग्रुप में।
ठीक है, आगे बढ़े। आइए, गाइडलाइंस फॉर पोस्टिंग द पार्टिकुलर्स ऑन वेबसाइट। क्या सीए की फर्म सीए वेबसाइट बनवा सकते हैं, उस पर अपना पार्टिकुलर्स डलवा सकते हैं? बिल्कुल भाई, बिल्कुल डलवा सकते हैं। बोले तो सीए के भगवान थोड़ी है, कुछ कुछ कर ही नहीं सकता है, एकदम हाईलाइट नहीं हो सकता है, पब्लिक में नहीं आ सकता है, ऐसा कुछ नहीं। वो भी नॉर्मल आदमी है भाई, उसको भी भूख लगता है, वो भी सुबह उठ के ब्रश करता है। सिर्फ एक डिग्री रहती है सीए की उसके पास, और कुछ नहीं। चलिए देखते हैं, सीए एंड सीएस फर्म, सीए और सीए का फर्म आर फ्री टू क्रिएट देयर ओन वेबसाइट। इनको अपना वेबसाइट बनाने का पूरा अधिकार है। फॉलोइंग स्टेपुलेशन विल बी एप्लीकेबल ऑन सच वेबसाइट। लेकिन वेबसाइट बनाने के लिए अब ये कुछ चीजें हैं, इन चीजों को ध्यान में रखना पड़ेगा। वेबसाइट तो बना सकते हैं, लेकिन इन चीजों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। सबसे पहले, कोई भी स्टैंडर्ड फॉर्मेट प्रिस्क्राइब्ड नहीं है। आप कोई भी फॉर्मेट यूज कर सकते हैं वेबसाइट में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन आपको ध्यान रखना होगा कि जो वेबसाइट है वो रन हो ऑन पुल मोड, पुश मॉडल में नहीं हो। पुल मॉडल में हो, पुश मॉडल में ना हो। पुल और पुश का फर्क समझ में आता है? पुल मतलब आप चाहें तो खोलें, आप चाहें तो वेबसाइट खोलें, कोई जबरदस्ती आपसे ना खुलवाए। जैसे पॉपअप, आप फेसबुक पे अपना स्क्रॉल कर रहे हैं, सुबह सुबह भाई आप उंगली की एक्सरसाइज कर रहे हैं, या रात को सोने से पहले आप उंगली की एक्सरसाइज कर रहे हैं। अब वो एक्सरसाइज करते समय अचानक क्या हुआ, पॉपअप आ गया है, अचानक से क्लिक हो गया है, क्लिक हो गया, सीधे सीए का वेबसाइट खुल गया। तो वो नहीं होना चाहिए। वो क्या, वो कौन सी टेक्नोलॉजी हो जाएगी, पुश मोड हो जाएगी। आपको जबरदस्ती धकेला जा रहा है कि आप हमारी वेबसाइट खोलिए, वो काम नहीं होना चाहिए। ये पुश मोड नहीं होना चाहिए, पुल मॉडल ऑफ टेक्नोलॉजी होनी चाहिए कि आप वेबसाइट का नाम डालें, अगर आप सर्च में डालें या एड्रेस बार पर डालें तो ही खुले, नहीं तो ना खुले। क्लियर? पुल और पुश का मतलब समझ में आया। तीसरा गाइडलाइन क्या बोलता है वेबसाइट का, सॉलिसिटिंग पीपुल टू विजिट देयर वेबसाइट बाय एनी मीन्स is not permitted. However, mentioning of web address on professional stationery is allowed. सर ये तो दो बातें एक ही तरह लग रही हैं और कंफ्लिक्टिंग लग रही हैं। ये बोल रहा है कि आप पीपल को बोल नहीं सकते हैं कि मेरी वेबसाइट पे आप जाइए, लेकिन बोल रहा है कि प्रोफेशनल स्टेशनरी पे अपने वेबसाइट के एड्रेस आप दे सकते हैं। तो वेबसाइट पे एड्रेस दें, इसका मतलब उसको बोल रहे हैं ना कि वेबसाइट पे जाइए? ना 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 ना, दोनों में फर्क है। वेबसाइट का एड्रेस देना मतलब जो प्रोफेशनल स्टेशनरी है उस पर हम सिर्फ ये लिख रहे हैं, या तो ये बना रहे हैं, ये जो वेब वाला होता है, ये लिख के यहाँ लिख दिए www.xyz.com, या यहाँ लिख दिए वेबसाइट, और यहाँ पे ये नाम लिख दिए, ये वेबसाइट का नाम लिख दिए। ये तो हो गया, ये दे सकते हैं। अब हम क्या नहीं कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते हैं, प्लीज विजिट www.xyz.com फॉर डिटेल्स। अब इस स्टेटमेंट का मतलब हुआ कि हम किसी को बोल रहे हैं कि आप विजिट करिए, डिटेल चाहिए तो इस वेबसाइट पे जाइए। नहीं, ये काम नहीं किया जा सकता है। वेबसाइट का सीधा सीधा एड्रेस हम दे सकते हैं, लेकिन किसी को अपने वेबसाइट पे जाने के लिए फोर्स नहीं कर सकते हैं भाई। क्लियर? तो ये काम नहीं हो सकता। चलिए आगे बढ़ते हैं, वेबसाइट का चौथी गाइडलाइन पे आते हैं हम लोग। ये क्या बोलता है, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन मे बी डिस्प्लेड ऑन द वेबसाइट। क्या बोलता है, मे बी डिस्प्लेड, भाई डिस्प्ले किया जा सकता है। ठीक है, अगर आप चाहें तो ये भी डिस्प्ले कर सकते हैं। क्या? मेंबर या फर्म का नाम,
मेंबर या फर्म का नाम, जो वेबसाइट बनवा रहा है, मेंबर बनवा रहा है तो मेंबर अपना नाम लिखेगा, फर्म बनवा रही है तो फर्म अपना नाम लिखेगी। ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, ये वेबसाइट पे लिखा जा सकता है, ये वेबसाइट पे लिखा जा सकता है। ये हम हाईलाइट आपको इसलिए करवा रहे हैं, कृपया इसको हाईलाइट करें, इसको हाईलाइट करें और इसको दिमाग में भी हाईलाइट करके रखें। अभी आगे इसके बारे में एक डिटेल और पढ़ेंगे, वहां पे फिर दिमाग घूमेगा, चक्कर आएगा। ये बस ध्यान रखिए कि ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट अलाउड वेबसाइट में, वेबसाइट जो बनाएंगे हम उसमें हम ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट डाल सकते हैं। अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट कहीं पे नहीं भी देना है, नहीं भी देना है। तो अब समझिए, एड्रेस, टेलीफोन, फैक्स, ईमेल ऑफ मेंबर्स और फर्म। मेंबर या फर्म का क्या, उसका एड्रेस, उसका टेलीफोन नंबर, उसका फैक्स, उसका ईमेल, ये भी दिया जा सकता है। नेचर ऑफ सर्विसेज रेंडर्ड ऑन पुल मोड। अब नेचर ऑफ सर्विसेज रेंडर्ड ऑन पुल मोड, इसका मतलब समझिए ये क्या बोल रहा है। आप वेबसाइट खोलते ही मेन पेज पे नेचर ऑफ सर्विसेज नहीं दे सकते हैं, उसके लिए आपको एक क्लिक का एक बटन बनाना होगा, एक टैब बनाना होगा उसके लिए कि हाँ भाई, अगर आपको ये जानना है कि हमारी फर्म क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करती है तो कृपया यहाँ पे क्लिक करें। तो एक बना नेचर ऑफ सर्विसेज का टैब बना दिए या कोई बटन बना दिए, उस पर क्लिक करते ही वो नेचर ऑफ सर्विसेज में चला जाए। क्यों, ये पुल मोड में होना चाहिए, इसका मतलब ये हुआ, मतलब मेन पेज पे जैसे ही वेबसाइट खुली, वेबसाइट के मेन पेज पे नेचर ऑफ सर्विसेज बोल के इसकी लिस्ट नहीं होनी चाहिए। और क्या हो सकता है, पार्टनर का नाम, पार्टनर का नाम, उसका क्वालिफिकेशन, किस ईयर में क्वालिफाई हुआ था, अदर क्वालिफिकेशन उसके पास है तो उसका टेलीफोन नंबर, उसका ईमेल एड्रेस और उसको किस एरिया में एक्सपीरियंस है, ये भी दिया जा सकता है, ये भी दिया जा सकता है। एम्प्लॉई नेम, डेजिग्नेशन एंड एरिया ऑफ एक्सपीरियंस, आप यदि कोई एम्प्लॉय रखे हैं तो उसकी भी डिटेल दे सकते हैं, उसका डेजिग्नेशन क्या है आपके यहाँ ये दे सकते हैं, और उसको कितना किस एरिया में उसको एक्सपीरियंस है आप ये भी दे सकते हैं। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर और क्या दे सकते हैं, जॉब की वैकेंसीज आपके यहाँ है, इंक्लूडिंग अगर आर्टिकलशिप की वैकेंसी है तो वो भी दे सकते हैं। नंबर ऑफ आर्टिकल क्लर्क, नंबर ऑफ आर्टिकल क्लर्क कितने हैं आपके यहाँ वो दे सकते हैं। कौन कौन से नेचर ऑफ असाइनमेंट ऑफ हैंडल करते हैं वो भी दे सकते हैं। तो ये 4 नंबर हो गए, वेबसाइट पे आप क्या क्या दे सकते हैं चाहें तो। 5वां नंबर है, नेम ऑफ क्लाइंट एंड फी चार्ज इज नॉट परमिटेड टू बी गिवन ऑन वेबसाइट, however it is permissible only if it is required by regulator। रेगुलेटर मतलब भले वो कॉन्स्टिट्यूटेड इन इंडिया हो या आउटसाइड इंडिया हो, प्रोवाइडेड सच डिस्क्लोजर इज ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ द रेगुलेटर। इसका क्या मतलब हुआ सर थोड़ा प्रकाश डालिए, बहुत जल्दी जल्दी आप पढ़ दिए, चीजें समझ में नहीं आई सर। अब ये देखिए, ये क्या बोल रहा है कि नेम ऑफ क्लाइंट, क्लाइंट का नाम और आप उस क्लाइंट से कितना फीस चार्ज करते हैं वो आप अपनी वेबसाइट पे नहीं देंगे, वो आप अपनी वेबसाइट पे नहीं देंगे कि हम इस क्लाइंट को हैंडल करते हैं और उनसे इतना फीस चार्ज करते हैं, नहीं दे सकते हैं, इज नॉट परमिटेड, ठीक, टू बी गिवन ऑन वेबसाइट। लेकिन दूसरा चीज बोल रहा है, हाउ एवर इट इज परमिसिबल, ये दिया जा सकता है कब, ओनली इफ इट इज रिक्वायर्ड बाय रेगुलेटर, ओनली इफ इट इज रिक्वायर्ड बाय रेगुलेटर। अगर किसी रेगुलेटर ने, किसी लॉ की एजेंसीज ने आपको बोला है कि नहीं इस क्लाइंट का डिटेल आप अपनी वेबसाइट पे दीजिए और आप कितना फीस चार्ज करते हैं ये भी दीजिए, तो आप दे सकते हैं। अब वो रेगुलेटर इंडिया का भी हो सकता है और आउटसाइड इंडिया का भी हो सकता है, प्रोवाइडेड सच डिस्क्लोजर
इज ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ द रेगुलेटर। भाई वो डिस्क्लोजर उतना ही होगा जितना उस रेगुलेटर ने बोला है देने के लिए, उससे ज्यादा आप डिस्क्लोजर नहीं कर सकते हैं। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो वेबसाइट वाली कहानी हो गई। डिस्प्ले ऑफ पासपोर्ट स्टाइल फोटोग्राफ, डिस्प्ले ऑफ पासपोर्ट स्टाइल फोटोग्राफ इज परमिटेड, इज परमिटेड। भाई आप फोटो अपना बड़ा बड़ा फोटो नहीं लगा सकते हैं, फुल फोटो नहीं लगा सकते हैं, फोटो भी सिर्फ पासपोर्ट साइज का लगा सकते हैं। ठीक। बुलेटिन बोर्ड, आर्टिकल, प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन एंड अपडेट कैन बी प्रोवाइडेड ऑन वेबसाइट। ठीक। वेबसाइट पे क्या क्या प्रोवाइड किया जा सकता है? बुलेटिन बोर्ड प्रोवाइड किया जा सकता है, आर्टिकल, प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया जा सकता है एंड अपडेट कैन बी प्रोवाइडेड ऑन वेबसाइट। ठीक। और क्या? एजुकेशनल वीडियोस ऑन टॉपिक ऑफ प्रोफेशनल रिलेवेंस आर परमिसिबल, कुछ एजुकेशनल वीडियोस भी डाल सकते हैं जिसका प्रोफेशनल रिलेवेंस है। चैट रूम आप दे सकते हैं क्लाइंट और सीए के बीच में बात करने के लिए, कि हमारे यहाँ भाई 4 पार्टनर है, 10 पार्टनर है, जो क्लाइंट जिस सीए से बात करना चाहता है उससे चैट कर सकता है डायरेक्टली, तो उस तरह का चैट रूम आप प्रोवाइड कर सकते हैं। हाउएवर कॉन्फिडेंशियलिटी प्रोटोकॉल वुड हैव टू बी ऑब्जर्व्ड, लेकिन ये चैट रूम देने से पहले आपको कॉन्फिडेंशियलिटी का पूरा व्यवस्था करना पड़ेगा। क्लियर है? दूसरा, एक डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट फैसिलिटी है, ये थोड़ा सा नया है, ये थोड़ा सा नया है, इसको समझिए ये क्या बोल रहा है। आप डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट फैसिलिटी दे सकते हैं विथ डिस्टिंक्ट लॉगिन एंड पासवर्ड, लॉगिन एंड पासवर्ड बना के कैन बी प्रोवाइडेड टू द क्लाइंट टू एक्सेस कॉपीज ऑफ देयर डॉक्यूमेंट्स ऑन वेबसाइट। ये एक बहुत अच्छी चीज हो गई, ये एक बहुत अच्छी चीज हो गई। जो लोग ऑफिस में काम करते हैं वो समझते होंगे कि वो लोग तो जो खास करके जो नए आर्टिकल जाते हैं, अक्सर उनके साथ ऐसा होता है कि अरे वो फलाने क्लाइंट ने 3 साल का रिटर्न मांगा है विथ कॉपीज ऑफ कंप्यूटेशन और साथ में बैलेंस शीट की भी कॉपी लगा देना, और आज हर 2 महीने पे उनको 3 साल का रिटर्न ही चाहिए है विथ डिटेल। तो ये पंचायत खत्म करने के लिए आप ये काम कर सकते हैं कि अपनी वेबसाइट पे डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट फैसिलिटी को भी एक्सेस करवा सकते हैं। सब्जेक्ट टू आपको एक डिस्टिंक्ट लॉगिन आईडी पासवर्ड देना पड़ेगा, किसको? हर क्लाइंट को। वो अपना क्या करे कि अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड से अपना वेबसाइट पे लॉगिन करे और उसका जो जो चीज आपने फाइल किया है, रिटर्न फाइल किया है, बैलेंस शीट फाइल किया है, वो क्या किए, स्कैन करके वहां पे रख दिए वेबसाइट पे। तो वो क्या करेगा, वहां से डायरेक्ट एक्सेस करके अपने यहाँ खुद ही प्रिंट आउट निकाल लेगा। तुम हर 2 महीने पे क्या रोज प्रिंट आउट लो 3 साल का, हमारे यहाँ आने की जरूरत ही नहीं है तुमको। तो ये एक बहुत अच्छी चीज हो गई है कि डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट फैसिलिटी भी अब प्रोवाइड की जा सकती है। आगे बढ़े। आगे क्या बोलता है? लिंक ऑफ पेजेस ऑफ सोशल नेटवर्किंग साइट्स कैन बी प्रोवाइडेड ऑन वेबसाइट। हाउएवर soliciting people to visit or like their pages on social networking site is not permitted। आप सोशल नेटवर्किंग साइट का एड्रेस दे सकते हैं, लेकिन आप ये नहीं लिख सकते हैं कि विजिट आवर फेसबुक, विजिट आवर लिंक्डइन, विजिट आवर इंस्टाग्राम। नहीं, ये नहीं लिख सकते हैं। विजिट करने के लिए नहीं बोल सकते हैं। हाँ, एड्रेस दे सकते हैं कि भाई हमारा इंस्टा का पेज ये है, लिंक्डइन का पेज ये है, फेसबुक का पेज ये है, ठीक है। जिसको जाना है ये नहीं लिखेंगे, जिसको जाना है क्लिक करे, खाली बस दे देंगे, जिसको जाना होगा खुद ही अपना क्लिक करेगा। क्लियर? मेंबर फर्म कैन प्रोवाइड ऑनलाइन एडवाइस टू देयर क्लाइंट ऑन स्पेशल रिक्वेस्ट वेदर फ्री और ऑन पेमेंट। अब एक चीज और है कि चूंकि कोविड-19 की वजह से बहुत सारी चीजें अब बदल गई हैं, बहुत सारी चीजें अब क्या बदल गई हैं। तो भाई क्लाइंट्स को ऑफिस में आजकल नहीं बुलाया जाता है, अभी तक तो नहीं बुलाया जा रहा था। थर्ड वेव वगैरह नहीं आया तो चीजें और आसान अब हो जाएंगी, चीजें पहले की तरह नॉर्मल हो जाएंगी, लेकिन अभी भी चीजें डर जो है वो बरकरार है ही है, उसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। तो मेंबर फर्म जो है वो ऑनलाइन एडवाइस भी प्रोवाइड करा सकता है क्लाइंट को वीडियो कॉलिंग के थ्रू, वो भी वेबसाइट के थ्रू डायरेक्ट वीडियो कॉलिंग करने की सुविधा दे सकता है, लेकिन वो सुविधा स्पेशल रिक्वेस्ट पे देगा। वो स्पेशल रिक्वेस्ट करेगा वेबसाइट से कि हाँ भाई हमको वीडियो चैटिंग के थ्रू एडवाइस लेनी है।
अब ये सुविधा सीए के ऊपर है कि वो फ्री देना चाह रहा है या पेमेंट करा के देना चाह रहा है। क्लियर? फिर नेक्स्ट है डिटेल्स ऑफ द वेबसाइट शुड बी सो डिजाइन्ड दैट इट डज नॉट अमाउंट टू सॉलिसिटिंग क्लाइंट। भाई इस तरीके से वेबसाइट बनना चाहिए कि ये सॉलिसिटिंग में ना फंसे और एडवर्टीजमेंट ऑफ प्रोफेशनल अटेनमेंट। फिर 14 नंबर है वेबसाइट शुड इंश्योर सिक्रेसी ऑफ मैटर्स ऑफ क्लाइंट्स हैंडल्ड थ्रू वेबसाइट। वेबसाइट में जितने आप क्लाइंट का इन्फॉर्मेशन डाले हैं उसकी सिक्रेसी की जिम्मेदारी भी आपकी है। नेक्स्ट आगे बढ़े। फिर एडवर्टीजमेंट इन द नेचर ऑफ बैनर और एनी अदर नेचर इज नॉट परमिटेड। भाई वेबसाइट पे आप बैनर वगैरह नहीं लगा सकते हैं। फिर है द वेबसाइट शुड बी बेफिटिंग द प्रोफेशन ऑफ सीएस एंड शुड नॉट कंटेन एनी इंफॉर्मेशन विच इज अनबिकमिंग ऑफ अ सीए। मतलब इंस्टीट्यूट का बेइज्जती नहीं कर सकते हैं, सीए प्रोफेशन की आप बेइज्जती नहीं कर सकते हैं, ऐसा स्टेटमेंट नहीं डाल सकते हैं जिससे आपका ये साबित हो कि आप अनबिकमिंग ऑफ सीए हैं। 17 क्या है? वेबसाइट में प्रोवाइड अ लिंक टू द वेबसाइट ऑफ आईसीआई इट्स रीजनल काउंसिल। मतलब इंस्टीट्यूट से रिलेटेड जितनी वेबसाइट का एड्रेस है वो आप दे सकते हैं। 18 नंबर है वेबसाइट एड्रेस शुड बी एज नियर एज पॉसिबल टू बी इंडिविजुअल या ट्रेड नेम या फर्म नेम। मतलब वेबसाइट का जो नाम है, एड्रेस है, वो आपके नाम से, आपकी फर्म के नाम से, आपके ट्रेड के नाम से मिलना चाहिए। जहां तक पॉसिबल हो मिलाइए उसको। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है बट इट शुड नॉट अमाउंट टू सॉलिसिटिंग क्लाइंट और प्रोफेशनल अटेनमेंट। जैसे कोई अपनी वेबसाइट का नाम रख दिया incometaxexpert.com है, जीएसटी के महागुरु.com, इस तरह का नहीं होना चाहिए कि मतलब भाई जीएसटी के महागुरु आप सीए तो जीएसटी के महागुरु, बाकी क्या सीए बेवकूफ हैं? वो भी तो सीए पास करके आए, जीएसटी पढ़ के ही आए हैं। आपको जितना जानकारी है बाकी सीए को भी उतनी ही जानकारी है। आप बहुत बड़े एक्सपर्ट क्या चीज के एक्सपर्ट हो गए भाई? आप 4 केस ज्यादा लड़ लिए तो एक्सपर्ट हो गए? भाई आप भी एग्जाम पास करके आए हैं, जो नया सीए बना वो भी एग्जाम पास करके आया है। ठीक, तो इस तरह का नाम आप नहीं रख सकते हैं gstexpert.com है, एकदम इनकम टैक्स का तोप.com, कुछ नहीं, इस तरह का अलाउड नहीं है। अच्छा, द एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ आईसीआई विल डिसाइड इन केस देयर इज एनी डिफिकल्टी। नाम चूज करने में कोई डिफिकल्टी आती है, नाम चूज करने में यदि कोई डिफिकल्टी आती है तो आपका जो एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड है वो आपकी मदद करेगा नाम चूज करने में। फिर द website should mention the information which is not at material variance from the information as per ICI's record। भाई आपने जो इंस्टीट्यूट को इंफॉर्मेशन दी है, वो इंफॉर्मेशन से आपकी वेबसाइट की इंफॉर्मेशन कन्फ्लिक्ट नहीं करनी चाहिए। ठीक है, दोनों इंफॉर्मेशन एक ही होनी चाहिए। क्लियर? अब आते हैं, यहाँ पे आ गया क्लॉज नंबर 7, मतलब यहाँ पे क्लॉज नंबर 6 जो है वेबसाइट का और जो भी गाइडलाइंस था वो खत्म हो गया है। अब इसके बाद बचा है क्लॉज नंबर 7। चूंकि अब आज का 1 घंटा आप लोग का रिवीजन का खत्म हो चुका है तो अब इसको हम लोग करेंगे कल। ये 6 और 7 यही 2 बड़े बड़े हैं और ज्यादा है नहीं, इसके बाद फटाफट खत्म हो जाएगा चीजें। थोड़ा हम डिटेल में रिविजन करा रहे हैं, इसी वजह से थोड़ा टाइम लग रहा है। ठीक है, चलिए फिर कल मिलते हैं। कोशिश करिए ज्यादा ज्यादा लाइव आने का, ताकि लाइव में ही हम आपके जो डाउट्स हैं वो भी क्लियर करते चलें, नहीं तो बाद में आप देखेंगे कमेंट करेंगे फिर उसमें मजा नहीं है। ओके, चलिए फिर मिलते हैं कल।